हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, तो स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है? नैरोइंग। ओके, पाइलोरिक यानी जो स्टमक में पाइलोरिक जो है स्टमक का इंड पार्ट होता है जिसमें प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंचर। ओके, स्टमक। ओके, हाइपरट्रॉफी यानी सेल के साइज में इंक्रीज हो जाना, उसको क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। कंजेनाइटल यानी जो बाय बर्थ हो। ओके, तो डिफिनीशन क्या होगी इसकी? पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ कंडीशन इन विच द पाइलोरस यानी जो क्या होता है लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक कनेक्टिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम होता है उससे ये कनेक्ट होता है। तो क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो पाइलोरस होता है जो कि लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट। ओके, उसमें क्या होता है? मसल्स इन लार्ज रिजल्टिंग इन पार्शियली और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ गैस्ट्रिक outlets, thus preventing the passage of the food from the stomach to intestine and leading to forceful vomiting and dehydration. ओके, यानी जो पाइलोरस है उसमें उसकी मसल्स में इनलार्जमेंट हो जाएगा। ये देखो, मसल्स में इनलार्जमेंट हो जाएगा तो जो ईसोफेगस से आएगा स्टमक में कंटेंट आया फूड हमारा। ओके, तो ये क्या होगा? इनलार्ज हो गया पाइलोरस स्पिंचर्स जो हैं मसल्स वो इनलार्ज हो गए। इनलार्ज होने के बाद अब क्या होगा? ये नैरो हो गया। जो रास्ता था जहाँ से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता वो पाथ क्या हो गया है? नैरो हो गया है। अब यहाँ से जो कंटेंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पास होगा इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद क्या होगा? जब यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पास होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कंटेंट डाइजेस्ट ही नहीं, कंटेंट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिक ये सब कुछ स्टॉप हो जाएगा जिसकी वजह से ये फ्लो बैक होगा। यहाँ पे जो कार्डियक स्पिंचर है उसके थ्रू ये वॉमिटिंग हो जाएगा और ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगी। ओके, तो इस कंडीशन में कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में यही होता है कि जो पाइलोरस मसल्स होती है वो इनलार्ज हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा या मतलब टोटली या कह सकते हैं हाफ जो है पार्शियली वो क्या होगा? जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो पास आउट नहीं हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से क्या होगा? वॉमिटिंग भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ओके, इटियोलॉजी देख लेते हैं। तो इटियोलॉजी क्या होगा? इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, लाइक जैसे वाटर है या फूड है उसमें बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया। जेनेटिक फैक्टर, अगर फैमिली मेम्बर में किसी को है तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा सब्सटेंस यूज कर रहे हों, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ कर रही हो तो इसके वजह से भी हो सकता है। ओके, सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स क्या होंगे? वेट लॉस होगा, यानी जो बच्चे होते हैं वो जब जैसे गैस्ट्रिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि लार्ज हो गया है, ये पाइलोरस मसल्स इनलार्ज हो गया है जिसकी वजह से जो स्टमक में गैस्ट्रिक कंटेंट है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंटेंट जो है फूड जो है ऑलरेडी रहेगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा क्योंकि कितना इंसान खाएगा? जो भी खाएगा वॉमिट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो चाइल्ड का वेट है वो लॉस होगा, ग्रीडली हंगर, फटीग होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि जितना अमाउंट में फूड चाहिए उतना मिल ही नहीं पा रहा है, प्रॉपर फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है,
मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है तो जो है तो क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। वावेल मूवमेंट, यानी जो वावेल मूवमेंट है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। उसके फैमिली, जो बच्चा है अगर बोल पा रहा है तो बच्चे से, अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है, आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसके फैमिली मेम्बर से, केयर गिवर से हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को लेंगे। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेशली एब्डोमेन का, क्योंकि एब्डोमेन में स्वेलिंग भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे। देन ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से ब्लड की कमी भी हो सकती है, और चेक करेंगे कि ब्लड में कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। और एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि जो एक्सपिंचर है, पाइलोरस है, मसल्स कितना इलार्जमेंट हुई है उसकी। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कहाँ पे इलार्जमेंट हुई है। और नेक्स्ट हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो आईवी देंगे एट्रोपिन 0.04 mg पर kg पर डे से लेके 0.225 mg पर kg पर डे हम देंगे एट्रोपिन। एंड ओरली एट्रोपिन अगर देंगे तो 0.08 से 0.45 mg पर kg पर डे हम देंगे। ओके। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में पाइलोरेक्टमी कर सकते हैं, यानी जो इनलार्जमेंट है मसल्स का उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू पार्ट कट कर देंगे, कट करके निकाल देंगे। एंड द पाइलोरेक्टमी, द सर्जन कट्स थ्रू द आउटर लेयर ऑफ थिकेंड पाइलोरस मसल्स so that the inner lining bulges out and from for the food to pass through the small intestine। देखो ये जो पाइलोरस है ये नॉर्मल है, तो क्या होगा कि फूड इसोफेगस से आएगा स्टमक में, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ओके। इसमें क्या हुआ, इनलार्ज हो गया मसल्स का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फूड पास आउट नहीं हो पाएगा। तो जो सर्जन्स होते हैं जो सर्जरी परफॉर्म करेंगे वो क्या करेंगे, इतनी जो एक्स्ट्रा हुई है पाइलोरस स्पिंचर मसल्स इनलार्जमेंट हो गई है उसको कट करके निकाल देंगे, जिसकी वजह से फिर से ये नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी और फूड प्रॉपर इंटेस्टाइन में पास होने लगेगा। ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो obvious सी बात है हम क्या करेंगे, केयर, पेरी ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। प्री ऑपरेटिव केयर करेंगे, इंट्रा ऑपरेटिव केयर करेंगे और पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे। पेरी ऑपरेटिव केयर में यानी जो सर्जरी हो रही है उससे पहले हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं पर्सन को, उसको हम क्या कहेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर किसे कहेंगे, जो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, यानी जब पेशेंट ओटी में जाता है जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं एज अ नर्स, उसको हम कहेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर किसे कहेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर जब सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हो गया है, पेशेंट वार्ड में आ गया है, जो हम केयर प्रोवाइड करेंगे उसे कहेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके। तो हम देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है। द नर्स शुड मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द चाइल्ड टू डिटेक्ट एल्कोलोसिस, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। यानी देखो जो नर्स होती हैं वो मॉनिटर करेंगी कि वाइटल साइन कितना है बच्चे में, और जो रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस हो रही है, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस चेक करेंगे, यानी बॉडी में SpO2 लेवल चेक करेंगे, क्योंकि अगर SpO2 लेवल जो है नॉर्मल से डिक्रीज है तो क्या होगा, रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस हो सकता है पेशेंट को, वो चेक करेंगे। फ्लूइड्स चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस तो नहीं है, प्रॉपर है, क्योंकि सर्जरी में पेशेंट को जाना है, सर्जिकल प्रोसीजर होना है बच्चे में, तो क्या करना है, हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देन अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है या रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस है या वाइटल साइंस में BP में कोई फॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो सर्जन होते हैं उनको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। ओके। देन सी शुड रिकॉर्ड द अमाउंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉमिट्स एंड स्टूल, यानी जो स्टूल है उसकी प्रॉपर्टी को हम जैसे कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गई, अमाउंट हो गया। ओके। इन सब को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, और कितना अमाउंट है, इनपुट आउटपुट चेक करेंगे, एंड कितनी बार जो चाइल्ड है वॉमिट किया है, वॉमिटिंग हुई है, उसको वॉमिट में
किस तरीके का फूड या कंटेंट बाहर निकला है वो सब हम नोट करेंगे, या वॉमिट में ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है, इन सबको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे और उस हिसाब से हम केयर प्रोवाइड करेंगे। देन सी शुड स्टॉप ओरल फीडिंग एज पर एंड शुड एडमिनिस्टर IV फ्लूइड। ओके, जो ओरली चाइल्ड ले रहा है, मदर मिल्क हो गया या और कोई वाटर, मदर मिल्क वाटर या और कोई फूड ले रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ओरल जो फीड कर रहा है उसको स्टॉप करेंगे। देन अगर हम स्टॉप करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे IV फ्लूइड को। ओके, सी शुड गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड टू द चाइल्ड, यानी स्मॉल फ्रिक्वेंट हम बीच बीच में दे सकते हैं चाइल्ड को। देन सी शुड मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, जो भी कितना पेशेंट अमाउंट, कितना चाइल्ड इनटेक किया है उसको और कितना उसका आउटपुट है उसको हम नोट करेंगे। देन सी शुड कीप द चाइल्ड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी जो चाइल्ड है उसको वार्म रखना है, बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर में नहीं रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो पेशेंट चाइल्ड को। देन सी शुड परफॉर्म गैस्ट्रिक लवास विथ आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन, यानी जो चाइल्ड है उसके स्टमक में ऑलरेडी कंटेंट भरा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसके जो उसका जो स्टमक है उसको इम्पटी करवाएंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लवास करेंगे। ओके, नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन शुड बी ऑब्जर्व, यानी जब जो चाइल्ड है वो वार्ड में आ गया है उसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर सर्जरी उसमें हम चेक करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई एबनॉर्मल साइन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। देन द नर्स शुड ऑब्जर्व द इंसिजन साइट फॉर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड ड्रेनेज, यानी जो चाइल्ड का सर्जिकल साइट होता है उसको जहाँ पे इंसिजन हुआ है उसको हम चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या ड्रेनेज कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। देन सी शुड कीप द इंसिजन साइट क्लीन एंड ड्राई एंड यूज एसेप्टिक टेक्निक फॉर ड्रेसिंग, यानी अगर हम जो इंसिजन साइट है उसको क्लीन करना है, उसको ड्राई रखना है, अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, सर्जिकल साइट का ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो क्या करना है, हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, यानी इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। ओके, देन सी शुड ऑब्जर्व द इन्फेंट फॉर साइन ऑफ शॉक, यानी जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से या फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक उसकी वजह से ना हो, इसको हम चेक करेंगे। सी शुड इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स not give the tube bath to the infant till the incision site। ओके, जो पेरेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि जो बच्चा है उसको हमें सर्जिकल साइट पे कुछ हफ्ते या कुछ वीक्स हमें क्या करना है, इंसिजन साइट को ड्राई नहीं, भिगोना नहीं है, वेट नहीं करना है। देन क्यों नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, स्पेशली जो ट्यूब बाथ होती है उसको नहीं करवाना है बच्चे को, स्पंज बाथ को ही करवाना है। आज हमने डिस्कस किया कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।